बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका, एक रोज़ा गुजर भी चुका, सब ने इफ्तारी भी कर ली। लेकिन आज जो दिन भर खबरें आती रही अशिया खुरनोश की कीमतों से मुतालिक, वो कुछ दिल को मुतमईन करने वाली खबरें नहीं थी, क्योंकि जो खबरें आई उनके मुताबिक होशरुबा कीमतों में इजाफा किया गया। प्राइस कंट्रोल के कुछ मसाइल हैं जिस पे वज़ीर आज़म ने भी बात की। चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात करूँ, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी बात की। हम भी इस पे बात करने लगे हैं। बैरिस्टर साद रसूल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साथ आमना शेख ज्वाइन करिए। साथ साहब, आज हिदायत जारी की जा रही हैं गवर्नमेंट्स की जानिब से, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट्स हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट हो, तो ये एक महीना पहले नहीं कर लेना चाहिए था, क्योंकि रमजान स्टार्ट हो चुका और एटलीस्ट इस महीने में अवाम जो है, एक आम आदमी जो है, वो कुछ हद तक रिलीफ एक्सपेक्ट करता है और डिजर्व भी करता है। देखिए, इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। रमज़ान एक सरप्राइज़ में आ गया। हमारा ख्याल था शाबान के बाद रबीउल अव्वल आएगा, जैसे कि पहले हमेशा आता रहा। ये हुकूमत यही सोचती रही कि शाबान के बाद कोई ज़िल हज या कोई और महीना आएगा, लेकिन वो सरप्राइज़ में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। इस दफ़ा शाबान के बाद रमज़ान आ गया तो हुकूमत को मेरा ख्याल है पता ही नहीं चला। और इस तरह का मार्जिन तो देना चाहिए। अगर एक महीना अपनी जगह चेंज करके मुख्तलिफ वक्त में आ जाए तो फिर आखिरी मिनट पे ही उसके बारे में अहकामात दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है हुकूमत बिल्कुल मुनासिब कारकर्दगी कर रही है, जैसे कि अभी आपको मैडम बताएंगी, मैडम सामना बताएंगी। जी, अभी वो कनेक्ट कर रहे हैं हम उनसे, उनकी ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि आज जब हिदायत जारी की जा रही हैं, सो गवर्नमेंट्स को अब जाहिर है पता है कि रमजानुल मुबारक आना है, सो ऑन अ सीरियस नोट, इससे पहले हुकूमत को कुछ इकदाम कर लेने चाहिए। सॉरी मैडम, आप इसको सही नहीं देख रही हैं, और आप अगर हुकूमत पे तनकीद कर रही हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीका का वक्त शुरू हो चुका है। तो हम इसके अंदर सिर्फ यही सोच सकते हैं कि शायद इस हुकूमत का ख्याल था कि हर साल की तरह शाबान के बाद कोई मुहर्रम शुरू हो जाएगा या ज़िलहज शुरू हो जाएगा, या इस वजह से मेरा ख्याल है, क्योंकि इस दफ़ा सरप्राइज आया। कभी इंसान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि शाबान के बाद रमजान शुरू हो जाए। पहली दफा ये हुआ तो हुकूमत थोड़ी सरप्राइज थी, इस वजह से वो मेरा ख्याल है काम नहीं कर सकी। ठीक है आमना, अवाम को रिलीफ देना था रमजान मुबारक के महीने में खास तौर पे, सो आज हिदायत जारी की जा रही है। ये हिदायत कुछ रोज पहले जारी करने के बाद उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? थैंक यू वेरी मच नम्रा। एक तो आप सबको और तमाम सुनने वालों को रमजान की बहुत मुबारक हो। और मैं समझती हूँ कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जो हम सब पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं, हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है। और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए जितना रिलीफ दे सकें, जितना एक दूसरे की मदद कर सकें। और गवर्नमेंट की तो खास कर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा भी है। पूरे पाकिस्तान में और पूरे पंजाब में स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ेरे निगरानी जो है लोगों को रमज़ान रिलीफ पैकेजेस भी दिए गए हैं। और रमज़ान की जहाँ तक बाजार की बात है तो ये इंस्ट्रक्शंस बहुत पहले से दी गई थी। देखिए, हमेशा डिफायंस या हमेशा कहीं ना कहीं पिल्फेजेस होती हैं, इस तरह कभी भी नहीं होता। जाहिर बात है, हम एक प्राइवेट वेंडर की बात कर रहे हैं जिसने खुद चीज़ लानी है, अपनी कीमत पे बेचनी है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली जब वो टाइम आएगा उसी वक्त हो सकती है। ये तो नहीं हो सकता था कि रमजान बाजार की प्राइसेस हम उनको कहते कि जी तुम आज से 15 दिन पहले रमजान बाजार की प्राइसेस कर दो। और आज भी उस पे पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और इंशाल्लाह ताला पंजाब की आवाम वो स्ट्रिक्ट एक्शन क्या है, प्लीज बताइएगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद इस चीज का नोटिस लिया है ना, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ठीक हो गया। मैं लाहौर की बात करती हूँ जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद है। जी आमना, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। पहले रोज लाहौर में महंगे दामों फरोख्त होने वाली ये कुछ फल या सब्जियां हैं। आलू 45 रुपए की जगह 80 से 100 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ। प्याज 70 की बजाय 120 रुपए फरोख्त हुआ। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टमाटर की, वो 40 के बजाय 100 रुपए, मतलब कि अच्छा खासा फर्क है। सिर्फ 1 किलो में 60 रुपए का फर्क आ रहा है। सो ये प्राइस कंट्रोल के लिए क्या इकदाम किए गए? या यकीनन नम्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। जैसे मैंने अपनी बात का आगाज इस बात से किया कि हुकूमत पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और जैसा कि हुकूमत को लेनी चाहिए। बात यह है कि देखिए, हमें इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कोई गवर्नमेंट की कोई यूटिलिटी स्टोर की प्राइसेस नहीं है। जो आप प्राइसेस बता रही हैं वो प्राइसेस प्राइवेट वेंडर्स की हैं। प्राइवेट वेंडर्स अगर गवर्नमेंट के दी हुई रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हम अगर लॉ बनाते कि आपने रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, और कोई एक शख्स रेड लाइट क्रॉस करता है तो हुकूमत उसको पेनलाइज तो जरूर करेगी, लेकिन हुकूमत को तो आप अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते कि जी फलां प्राइवेट इंसान ने ये गलत काम क्यों किया।
हुकूमत ने उसके ऊपर, जैसे ही आज का ये वाकया है, आपने खुद बताया कि ये आज की प्राइसेस है, हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद इसके ऊपर नोटिस भी लिया, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया, उन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटी को भी इसके ऊपर जो है वो बता दिया, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी अपडेट दे दिया है कि ये मामला आज के आज हल होना चाहिए। होपफुली within 24 hours all of this will be sorted. लेकिन मैं आपको जो बात एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो ये है कि ये एक प्राइवेट वेंडर, 1 या 100 प्राइवेट वेंडर्स की जाती लेकिन मार्केट जो बन है रही वो है। एक्शन है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई जो है रोल सिवाय इसके कि वो इस चीज को रेगुलेट करें, इस चीज का नोटिस लें, इसको रोकें कि आवाम के साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए। इसके अलावा इसमें गवर्नमेंट का ऐसा रोल इसलिए नहीं है कि ये कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है जो 50 रुपए की चीज 80 रुपए में बेच रहा है। आई गॉट योर पॉइंट। साथ साहब, आप मुत्तफिक हैं आमना की राय से कि सरकारी निर्ख जैसी चीज कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रही, मेरे ख्याल में, जो मैं अज्यूम कर पाई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है? फिर जो प्राइस कंट्रोल का मसला है मार्केट में, उसको किस तरीके से गवर्नमेंट टैकल कर सकती है? क्योंकि मैडम, शायद मिस आमना ने इसके ऊपर मुतल्लिका कानून नहीं देखा। अगर थोड़ा सा किसी मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से पता कर लेती तो वो उनको बताते कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म्स जो हैं वो डे ऑफ शुरू नहीं होते, वो उससे बहुत पहले शुरू हो जाते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, क्योंकि हर साल रमज़ान आता है, सारी दुनिया में आता है। हम माजी के अंदर भी ये काम करते रहे हैं, नून लीग की गवर्नमेंट भी करती रही है। हाँ, ये चीफ मिनिस्टर शायद इनका क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कामों में मसरूफ़ हैं तो शायद तवज्जो नहीं थी इस तरफ, वरना तो ये कहना कि प्राइवेट लोग बेच रहे हैं, हमेशा ही प्राइवेट लोग बेच रहे होते हैं, हुकूमत की तरफ बेच रही होती है आटा चीनी। हुकूमत तो बहुत ही कंट्रोल्ड कुछ CSDs यूटिलिटी स्टोर्स में बेच रही होती है, बाकी सारा पाकिस्तान आटा चीनी ईंधन जो है वो प्राइवेट जगहों से लेता है। लेकिन हर हुकूमत अपनी मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स के तहत कानून साजी हुई है। पंजाब में कानून साजी हुई है कि वो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट करेगा, लेकिन क्योंकि पीका का वक्त है तो हम लेकिन तनकीद साथ नहीं कर साहब अभी सकते। अगर हम देखा कहते हैं जाए कि तो आपने नाकाम बिल्कुल नहीं दुरुस्त नहीं किया। कर रहे इस बात को। साथ मैडम, साथ आप सर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म समझा देंगी कि कैसे ऑपरेट करता है? ऑब्वियसली लोकल, आपको बाय द वे लोकल, जो मैंने पहले कहा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एक तो वो ऑन बोर्ड है, और दूसरी चीज जो है हमारे पास वी हैव एन मैडम, वो किस तरह एडवाइजर। ऑपरेट करती है इसको जरा समझा देंगी लोगों को? किस तरह ऑपरेट करने से आपकी क्या मुराद है? डोर टू डोर जाके लिटरली वो कर रहे हैं, जो है चेक नहीं, डोर टू डोर sorry, जाके, आपके पास दुकान एक टू कानून दुकान है। जाके लोकल चेक कर रहे हैं। प्राइस लिस्ट दी हुई है ऐसे नहीं। जिसके ऊपर उनको 1 रुपए भी ज्यादा मैडम, पे कोई ऐसे चीज नहीं। बेचने की इजाजत नहीं है। और नॉट ओनली मैडम, दैट, मैं आपको sorry, ये भी इसका बताऊं कि कानून का हमारी एक चीफ mechanism मिनिस्टर है। साहिबा के पास इसका जो है कानून इस का वक्त, मैकेनिज्म है कि प्राइस लिस्ट कैसे दी जाती है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, जरा वो प्रोसेस लोगों को अगर आप समझा सकें। मैं साथ साथ समझा चुकी हूँ। अगर आप सिर्फ उसको वर्ड्स के अंदर देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली नम्रा, इसी प्रॉब्लम को मैं बार बार आइडेंटिफाई करती रहती हूँ कि यहाँ पे जो पार्टीज के अंदर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, उसका मकसद आवाम के रिलीफ से ज्यादा एक दूसरे की टांग खींचना और एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे को ये कहना कि तुम गलत हो या तुम ठीक हो या तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो, मेरा कप्तान ऐसा, ये ज्यादा है। क्योंकि बात यह है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म में बड़ी आसान अल्फाज में जो आवाम को समझ आता है उसमें समझा चुकी हूँ कि आवाम के लिए मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये ड्यूटी होती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक रेट लिस्ट प्रोवाइड करती है तमाम दुकानदारों को, तमाम रिटेलर्स को, कि इस रेट लिस्ट से आपने ज्यादा प्राइस पे कोई चीज नहीं बेचनी। अगर उससे कम पे वो बेचते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, पर इस प्राइस लिस्ट से ज्यादा रेट पर आपने कोई चीज नहीं बेचनी। उसके ऊपर जो है वो चेक्स भी किए जा रहे हैं, उसके ऊपर स्टिंग ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास पंजाब में चीफ मिनिस्टर, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर है सलमा बट साहिबा, जो खुद प्राइस कंट्रोल के लिए एडवाइजर हैं, और वो प्राइस कंट्रोल की पहले जो है उसके ऊपर कोऑर्डिनेटर रही हैं, अब वो इस वक्त एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर हैं, और वो पर्सनली पूरे पंजाब में विजिट्स कर रही हैं और पूरे पंजाब में इस जो ये ऑपरेशन है प्राइस कंट्रोल का, इसको हेड कर रही है। चलें, ठीक है। साथ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कुछ अदलिया में ज़ेर अल्तवा केसेस हैं, उनसे मुतालिक मैं बात करना चाहती हूँ। मुल्की आला अदलिया में ज़ेर अल्तवा 1 लाख से जायद मुकदमात में 4.45 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू का ये मामला है। जो ज़राए वो ये बताते हैं, बाय द वे इससे पहले भी जो इजलास में इंकशाफ हुआ था वो ये कि मौजूदा माली साल में 600 अरब रुपए से जायद का ये मुतवक्किल खसारा है। जो मुतवक्किल खसारा है वो 4 खरब रुपए से ज्यादा का टैक्स रेवेन्यू अदालत में ज़ेरे इल्तवा 1 लाख से ज्यादा ये मुकदमात इनकी वजह से है। सो इसके लिए अभी कमेटी तो बनाई गई है चीफ जस्टिस की जानिब से। ये तो बड़ी सीरियस बात है जी।
ये एक बहुत सीरियस बात है। पाकिस्तान के रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर बहुत अरसे से, अभी से नहीं, मुशर्रफ साहब के वक्त से 2004-5 से तमाम हुकूमतों के लिए ये एक प्रॉब्लम रहा है कि हमारे जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, सिर्फ टैक्स की बात नहीं कर रहे, टैक्स के साथ साथ यही टैक्स SNGPL के थ्रू भी कलेक्ट किया जाता है, यही टैक्स बिजली के बिलों लेस्को शेस्को के अंदर भी कलेक्ट किया जाता है। ये वैसे रेगुलर FBR के प्रोसेस से और पंजाब और दीगर जो प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स हैं उनके प्रोसेस से कलेक्ट किया जाता है। और ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे केसेस मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं, और अभी से नहीं, बहुत अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं। और हुकूमत का, जो भी हुकूमत वक्त हो, आज नून लीग की हुकूमत है, माजी में PTI की थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, उससे पहले काफ लीग की थी, ये तमाम हुकूमतें कम अज़ कम मुशर्रफ साहब के वक्त के बाद से इस बात को कंप्लेन करती रही हैं कि हम किसी के ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, हमें एक टारगेट मिलता है कि जी 100 रुपये आपने टैक्स कलेक्ट करना है, हम वो 100 रुपये कलेक्ट करने के लिए किसी के ऊपर 10 रुपये का टैक्स लगाते हैं, वो शख्स हाई कोर्ट चला जाता है, मुकदमे के ऊपर स्टे हो जाता है, और बहुत अरसे तक वो स्टेज चलते रहते हैं, जिस वजह से रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं होते। इसके ऊपर कोई मुस्बत पॉलिसी बनानी चाहिए, इसके ऊपर जुडिशरी को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी गवर्नमेंट जिसके अपने लीडर ने कोई 35-40 हज़ार रुपए से ज़्यादा टैक्स नहीं दिया था 2018-19 के अंदर, वो टैक्सेस के लिए कोई ज़्यादा मुस्बत कार्रवाई कर सकती होगी। जी मैडम, ये एक्चुअली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइलिंग्स हो चुकी हैं, जो मुझे याद पड़ता है इमरान खान साहब का 48 लाख रुपीस टैक्स था उस साल, और नवाज शरीफ साहब का कोई 33,000 या 34,000 के करीब टैक्स था। जी इमरान खान साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग्स डायमंड्स और वॉचेस और वो सारा कुछ बेचा, उन पे भी टैक्स दिया था या नहीं दिया था? मैडम, वो एवन फील्ड से शुरू करते हैं ना, तो ये सारी चीजों के ऊपर टैक्स देना चाहिए। आमना चले, और ये नम्रा वैसे जस्ट सेइंग फॉर द इंफॉर्मेशन कि अभी थोड़ी देर पहले, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइलिंग्स है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। चीफ मिनिस्टर साहिबा अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद जो है तमाम रमजान बाजार की वो मॉनिटरिंग कर रही हैं इस वक्त। जी, ठीक है। अच्छा आमना, इस वक्त 6,000 से ज्यादा टैक्स केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। ज़ेर इल्तवा जो केसेस हैं उनमें अरबों रुपए की मुमकिन वसूलियां शामिल हैं। 2,000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में फंसे हुए भी हैं। अब केसेस में जैसे हम बात करें कि स्टे ऑर्डर्स की वजह से फैसले बरसों से इल्तवा का शिकार हैं। साथ साहब ने भी इसमें बताया कि इसमें जुडिशरी को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, कोई पॉलिसीज जो है उनको डिजाइन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव को ऑन बोर्ड होना चाहिए। आप क्या समझती हैं? देखिए नम्रा, बात ये है कि मैं तो बिल्कुल ये समझती हूँ कि ये टैक्स के केसेस का तो एक मामला है। बात ये है कि हम ये चीज पहले बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसी शो के ऊपर कि बहुत सारे केसेस, बहुत सारी मुख्तलिफ नौयत के केसेस बहुत जगहों पे ज़ेर इल्तवा है, जिसकी वजह से डिलेज हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ये भी एक इंसाफ का हिस्सा है। देखिए बहुत सारे इसमें ऐसे लोग होंगे जिनकी तरफ से टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होगी, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके साथ कोई ज्यादती हुई होगी, कोई मिस कैलकुलेशन हुई होगी, कुछ हुआ होगा, तो ये इंसाफ में रुकावट है। मुझे समझ नहीं आती, आज साथ बैठ के ये कह रहे हैं कि जी इसको बड़ी जल्दी करना चाहिए और एग्जीक्यूटिव को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए और जुडिशरी को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए और सबको इकट्ठे काम करना चाहिए। जिस वक्त हम ये कहते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाएं ताकि इंसाफ जल्दी फराहम किया जा सके, जिस वक्त हम ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि तमाम लोगों के मसाइल जो हैं जल्दी हल हो सके, जिस वक्त हम ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे हों ताकि पाकिस्तान को सही सिलसिले में जाया करे, उस वक्त ही आपसे लड़ाई करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं तरमीम के नीचे डिसाइड किया। और आज बता सकती हैं? सिर्फ इसलिए कि शायद ये कहना बहुत अच्छा लगेगा या कूल लगेगा या शायद आवाम को इनकी बात पसंद आएगी, आज ये कह रहे हैं कि जी जुडिशरी को भी एक पेज पे होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को भी उनके साथ होना चाहिए, सबको मिलके काम भी करना चाहिए। भाई हम तो जिस दिन से हुकूमत में आए हम यही कह रहे हैं कि सबको मिलके काम करना चाहिए। ये एक मसला है जिसकी आपने निशानदेही की, ऐसे बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान की जुडिशरी में, और जब तक तमाम ऑर्गन्स ऑफ स्टेट एक पेज पर नहीं होंगे इन मसाइल को हल करना। लेकिन आमना, इन मुकदमात को बर वक्त हल ना कर पाने की वजह से कानूनी रुकावटें मेरी मैडम से सिर्फ 2 सवाल आते हैं, अगर आप मेरे सवाल साथ ऐड कर सकें। जी प्लीज साजा। एक तो मैडम आपसे मैं पूछना ही चाहता हूं, जो आपने पहले का फरमाया, ये सलमा भट्ट साहिबा कौन है?
ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے اس ایکسپرٹیز کے لیے کہ وہ رمضان بازار اور پرائس کنٹرول کو کنٹرول کر سکیں؟ یہ واٹ از دا کوالیفیکیشن دیٹ میکس ہر سوٹیبل فار دس جاب؟ اگر آپ نے ہر دوسری بات آپ نے کہا خاتون کی ڈگری کو چیلنج کرنا ہے اور کوالیفیکیشن کو، اس پہ ہم پہلے بحث کر چکے. لیٹس ناٹ گو دیئر. اگر میں پورا کر سکوں نا سوال. لیٹس ناٹ گو دیئر. پر انہوں نے سوشل سیکٹر کے اندر بہت سال کام کیا ہے اینڈ شی از ون آف آور ایکٹیو ممبر. کمال تو وہ آپ کی آئی ٹی منسٹر کی طرح ہی کیا ہوگا. کوشچن کیجیے گا. وہ کمال ایکسپرٹ ہیں، کسی کی رشتہ دار ہوں گی. نہیں، کسی کی رشتہ دار نہیں ہے. اچھا دوسرا سوال بھی ساتھ ایڈ کر لیجئے. جی نہیں میڈم، مجھے یقین ہے کہ ان سے بہتر تو کوئی پاکستان کے اندر ہوگا نہیں. پاکستان بھی میں نے کم کہا، دنیا میں نہیں ہوگا، دنیا بھی کم کہا. بنی نو انسان کی تاریخ میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنا کہ سلمہ بٹ صاحبہ ہیں، آئی ایم شیور. لیکن گزارش دوسری بھی آپ سے ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ بتا سکتی ہیں کہ ٹیکس کے کتنے مقدمات 26ویں ترمیم کی وجہ سے ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں؟ آمنہ، آپ کو اس کا جواب بریک کے بعد دینے کا، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اب بریک کے بعد اس سوال کا جواب دے سکتی ہیں. ناظرین ہماری جاری رہتی ہے، بریک شامل کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. آمنہ، بریک سے پہلے سعد صاحب نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، اگر آپ جواب دینا چاہیں. سوری نمرہ، انہوں نے یہ پوچھا تھا مجھ سے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کتنے جو ہے وہ ٹیکس کے کیسز ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف بات یہ کی جا رہی ہے کہ کتنے سالوں سے کتنے ہزاروں کروڑوں اربوں کے جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور اس 26ویں آئینی ترمیم جس کو یہ خود چیلنج کر رہے ہیں، جس کو یہ خود غلط کہہ رہے ہیں، اپوز کر رہے ہیں، اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اوور نائٹ کوئی چینج آ جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. آبویسلی اس کے لیے چیف جسٹس صاحب نے کمیٹی بھی بنائی. ایک پروسیس ہے، آن گوئنگ جوڈیشری کو بہتر کرنے کا پروسیس ہے جو 26ویں آئینی ترمیم سے شروع ہوا، لیکن وہ چلتا رہے گا. اس میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتیاں ہوئی اس کو بھی انہوں نے اپوز کیا. انہوں نے ہر جوڈیشل پروسیس کو جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوتا گیا اس کو اپوز کیا. لیکن یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس کے ساتھ آہستہ آہستہ مجھے یہ بتائیے گا، سعد صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سعد صاحب کا یہ سوال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کتنے کیسز ابھی تک ڈیسائیڈ ہو گئے. میرا ان سے یہ کاؤنٹر کوشچن ہے کہ یہ کیسز آج کے تو نہیں ہیں، یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے اوتھ لینے کے بعد کے تو سارے کیسز نہیں ہیں. اس سے پہلے جب ان کے فیوریٹ ججز چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال کر بیٹھے تھے تو کیا اس وقت ان کیسز کی ایون نشاندہی ہوئی؟ کیا اس وقت ان کیسز کو سلجھانے کے لیے کوئی ایکشن لیا گیا؟ اس وقت تو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں چیف جسٹس کو، جنہوں نے یہ ایکشن بھی لیا، جنہوں نے یہ کمیٹی بھی تشکیل دی، اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ ہم اس کو بہتر طرف لے کے جائیں گے. لیکن یہ سارا کچھ ایک آن گوئنگ پروسیس کے تحت ہوگا نا. ٹھیک ہے سعد صاحب، آپ نے سن لیا آمنہ کا سوال کہ یہ کیسز آج کے تو نہیں ہے. تو جی میڈم، میں میڈم کے سوال کا بڑا ادنا سا جواب دینا چاہتا ہوں، بڑا ناقص سا. ہم تو 26ویں ترمیم کو اس ٹیکس کے ایشوز کے اندر لانا ہی نہیں چاہتے تھے. میڈم نے فرمایا اپنے پہلے جواب کے اندر، جب آپ نے ان سے ٹیکسز کے بارے میں پوچھا، ریکوریز میں، انہوں نے پوچھا اب بالکل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ 26ویں ترمیم آ چکی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم 26ویں ترمیم لائے ہیں تاکہ یہ کیسز جو ہیں اس طرح کے وہ جلدی ڈیسائیڈ ہوں. تو میں ان کے میڈم آپ کا ہم سلاٹ پھر سے چلا سکتے ہیں پہلے سیگمنٹ کا. تو اس کے جواب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں اس کے جواب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پھر 26ویں ترمیم جو آپ اس وجہ سے لائیں اس کے جواب میں کتنے کیسز ڈیسائیڈ ہوئے؟ میں نے یہ کہا ہے، آپ نے کیونکہ سوال یہ کیا تھا کہ گورنمنٹ اور عدلیہ کو اس وقت ایک پیج پر ہونا چاہیے، جس کے جواب میں نے آپ کو یہ کہا کہ جب ہم ایک پیج پہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ ہی اس کو اپوز کرتے ہیں. میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ 26ویں اچھا، یعنی کہ آپ ایک پیج پہ ہونے کے لیے 26ویں ترمیم کی، یہ ٹیکسز کی کلیکشن کے لیے نہیں کی؟ ٹیکسز کی کلیکشن کے لیے تو اسپیسیفکلی کچھ بھی نہیں کیا. ابھی چیف جسٹس صاحب نے جو ہے کمیٹی بنائی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو آپ کے پسندیدہ ججز رہے اتھارٹی کے اندر، جو آپ کے پسندیدہ ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے، انہوں نے کیا ایکشن لیا ان کیسز کے؟ پلیز مجھے وہ بتائیے گا. میں آپ کو میڈم بتانا چاہتا ہوں کہ جو 26ویں ترمیم کے بعد ججز ہیں نا، وہ وہی تقریباً ججز ہیں اس وقت سینیورٹی میں جو پہلے بھی تھے. تو یہ کہنا کہ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بننے کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں، امین الدین خان صاحب بعد میں کر سکتے ہیں، پہلے نہیں کر سکتے تھے، یہ تو ہمیشہ سے بینچ کے اوپر تھے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کوئی اسٹرکچرل چیز آپ کریں یہ ٹیکسز ریکور کرنے کے لیے. آپ یہ ریکور کرنے کے لیے کوئی اسٹرکچرل چیز کریں، انڈیویجولز کے اوپر اپنی اس طرح کی امیدیں نہ لگائیں. اس سے آپ کی بہتری نہیں ہوگی. کیا کیا مجھے یہ تو بتا دیں. اتنی حیرت کی بات ہے،
नमरा, मुझे बड़ी हैरत है इस बात पे। सॉरी मैडम, मैं अगर आप पूरी बात सुन लेंगी ना, अगर आप पूरी बात सुन लेंगी तो बात क्लियर हो जवाब जाएगी। मुकम्मल होने देते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। तारीफ करने के बजाय उस पर तनकीद कर रहे हैं कि ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों नहीं कर रहा। भाई जी जी मैडम, मैं अगर आप पूरी बात सुन लेंगी ना, जी साथ साहब आपको पता नहीं शायद मालूम है या नहीं मालूम, आईने पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर एक शिक भी मौजूद है। वो शिक ये कहती है, आप किसी दिन उसको थोड़ा गौर से देखिएगा, वो आईने पाकिस्तान की शिक कहती है कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर 6 महीने के बाद लैप्स कर जाएंगे। आईने पाकिस्तान की एक शिक कहती है। इस बेसिस के ऊपर आप तो अब क्या कहेंगी उनको, हम तो, मैं आपके सामने उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि उस शख्स की कोई इज्जत है और आप छोड़ेंगी नहीं। उमर अता बंदयाल साहब ने गवर्नमेंट के साथ, पहले आपकी गवर्नमेंट के साथ, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ इसके ऊपर मीटिंग्स रखी, डिस्कशंस हुई कि इस शिक को, मेरा ख्याल है 225 है 26 है, मुझे याद नहीं कि उसकी शिक कौन सी है, जिसके अंदर ये टैक्सेस के फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर 6 महीने से ज्यादा स्टे नहीं दिया जाएगा। ये बात आइन के अंदर लिखी हुई है। माजरत, मेरे ज़हन में से कुछ शिक का नंबर नहीं है। इसके ऊपर मुदल्लल मीटिंग्स हुई। ये खाकसार भी उन चंद मीटिंग्स के किसी पेरिफेरीज के अंदर शामिल था। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो आपने जवाब दिया 26वीं तरमीम वाला, उसका इन टैक्स कलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों को मेहरबानी करके गुमराह ना करें, स्ट्रक्चरल इशू देखें। कोई ताल्लुक है, मैंने कहा भी नहीं साथ साहब। मैंने सिर्फ ये कहा है, 2 बातें हैं, मेरे जवाब के 2 पार्ट्स हैं, प्लीज उनको समझें। और एज ऑलवेज जज को और अवाम को अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे तो कंफ्यूज ना करें। मेरी बात के 2 जवाब थे। आपकी ये ख्वाहिश थी कि इस वक्त जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को एक पेज पर होना चाहिए। मैंने आपको उसके जवाब में कहा कि जिस वक्त हम एक पेज पे होने की बात करते हैं तो आप उसको अपोज करते हैं। जब हम 26वीं आईनी तरमीम लाते हैं, नमरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, तो आप उसको अपोज करते हैं। जिस वक्त हम जजेस की तादाद बढ़ाते हैं तो आप उसको अपोज करते हैं। ये आपके उस सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल जो टैक्स कलेक्शन का आपने किया, मैंने बड़ी क्लियरली कहा कि मैं इस बात पे बड़ी खुश हूं और मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ चीफ जस्टिस को, जिन्होंने इस बात का नोटिस भी लिया, इस पे कमेटी भी बनाई, और मैं पूरी उम्मीद हूं कि इस कमेटी के जरिए इस मसले का बेहतर हल निकलेगा। अब इस हल को आपने, बजाय इसके कि आप उस हल को तारीफ करें इस बात की कि फाइनली किसी शख्स ने, जुडिशरी के आला अदलिया के किसी शख्स ने इस बात के ऊपर नोटिस लिया और कुछ करने का सोचा, आप उसको सिर्फ शायद किसी जाती वजह से या किसी और वजह से जो हमें पता नहीं है, आप बता नहीं सकते, आपने उनके उस एक्शन को अपोज किया। और जब मैंने आपसे वापस ये सवाल किया कि आप मुझे फिर ये बता दें कि इससे बेहतर एक्शन इससे पहले किसी ने लिया, उमर अता बंदयाल साहब का आपने जिक्र किया, मुझे प्लीज बता दें कि इन टैक्स के केसेस के लिए उन्होंने क्या किया, या और जितने लोग इनसे पहले रहे उन्होंने क्या किया, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो प्लीज आप इन दोनों चीजों को मिक्स ना करें, आमना आपका पॉइंट आ गया, करने की कोशिश ना करें। आमना आपका पॉइंट आ गया। मुझे आपसे एक और सवाल भी पूछना है। कल जो है वो मुलाकात होने जा रही है वजीर आजम की बिलावल भुट्टो जरदारी से। इससे पहले अगर देखा जाए, सदर भी लाहौर में पड़ाव डाले हुए थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। एक बार भी जब वो हुआ कि मुलाकात होने जा रही है, हमारे सामने खबरें आई थी। जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो मुआहदे हुए थे पंजाब से मुतालिक वो पूरे नहीं कर रही है हुकूमत, और इसी से मुतालिक गालिबन कल ये मुलाकात भी होने जा रही है। लेकिन हमरा, पीपल्स पार्टी ये काफी अरसे से कह रही है, हमने पहले भी उनके गवर्नर की स्पीचेस भी सुनी, सारा कुछ सुना, उसके ऊपर हमने डिबेट भी की। देखिए, बात यह है कि हमें भी पता है कि पीपल्स पार्टी एक मंजी हुई सियासी जमात है, और अगर ऐसा होता कि मुआहदे पूरे नहीं हो रहे होते तो पीपल्स पार्टी इस वक्त तक कोई एक्चुअल एक्शन ले चुकी होती। जहां तक कल की मुलाकात की बात है तो मैं समझती हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात है। देखें, जब 2 लोग गवर्नमेंट इकट्ठे बना के बैठे हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस होना बड़ी नॉर्मल सी बात है। हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अपने माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, आमना आपको इंटरप्ट किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो तरक्याती फंड्स हैं उनकी अदम फराहमी है। उनको पंजाब में तरक्याती फंड्स या पंजाब में जो दीगर भी मुआहदे, वो कह रहे हैं कि हमें वो मुआहदे कोई पूरे नहीं करा। सो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। देखिए, डिफरेंसेस होना, मुआहदे या वादे पूरे ना बात है। मैंने आपको पहले भी आपके शो में बताया था और मैं दोबारा अपने आवाम के लिए बताती जाऊं कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफिस में 2 डेप्यूटी सेक्रेटरीज जो है स्पेशली अलॉटेड है सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए, कि उनका जो भी काम होगा उसको एड्रेस करने के लिए। उसके अलावा पीपल्स पार्टी का वफ्द जो है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से पहले मुलाकातें कर चुका है। उसके अलावा जो उनके सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारी जगहों पे ये कह चुके हैं कि जी मामलात अब सेटल हो चुके हैं। ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि जब 2 लोग जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, जब वो आके इकट्ठे गवर्नमेंट बनाएंगे
تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف, کیونکہ کل کو واپس جا کے الیکشن لڑنا ہے, انہوں نے ایک دوسرے پہ سوال بھی اٹھانا ہے. پی ایم ایل این کو بھی میں یہ کہوں گی, اور میں اس وقت آپ کو بڑا ایک نیوٹرل جواب دے رہی ہوں, کہ پی ایم ایل این نے بھی, ظاہری بات ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این کا فوکس ہوگا کہ وہ اپنے بہتر سے بہتر پروجیکٹ کر سکیں, اپنی گورننس بہتر کر سکیں, اپنے سارے کام کر سکیں. ظاہری بات ہے ان کا شاید یہ کنسرن نہ ہو کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے بارے میں سوچیں, لیکن جتنی سپیس ان کو ہمیں دینی چاہیے اتنی سپیس ان کو بالکل دی جائے گی. پیپلز پارٹی کا بھی یہ کنسرن اپنی جگہ جائز ہے, کیونکہ انہوں نے کل کو الیکشن لڑنا ہے اور نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. اور پنجاب میں ان کا کنسرن کیوں زیادہ ہے, کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی کس طرح سے انہوں نے پنجاب میں کوئی سیٹیں نہیں جیتی, اس بار بھی ایسا ہی ہوا. صرف جو سیٹیں جیتی گئیں پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ ساؤتھ پنجاب سے جیتی گئیں, کیونکہ وہ گیلانی جو ہے, گیلانی فیملی کی نے کچھ سیٹیں جیتی اور کچھ ان کے جو جن کو وہ لوگ سپورٹ کر رہے تھے, کچھ وہ سیٹیں جو ہے جیتی گئی. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی نام و نشان نہیں ملا. تو اس صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کنسرن جائز ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے, اس کو ہمیں نیگیٹو لائٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کی پارٹی میں اس وقت کیا صورتحال ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ جائز ہے اور ان کو کیٹر کیا جائے گا, سو آپ کچھ انفارمیشن شیئر کر سکتی ہیں کہ کون کون سی ڈیمانڈ دیکھی جا سکتی ہے؟ کون دیکھیں, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں, یہ بات ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی بتا چکے ہیں, یہ بات سینئر منسٹر صاحبہ سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی, اور ان کو اس بات کی یقین دہانی دلائی گئی کہ آپ کی جتنی جائز ڈیمانڈز ہیں, جو آپ کے کنسرنز ہیں, آپ کے حلقوں کے کام ہیں, کوئی آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ہے, اس کو دور کیا جائے گا. اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو آ بھی گیا ہے تو اس کو بھی پنجاب گورنمنٹ پوری کوشش کرے گی کہ اس کو دور کرے. جہاں تک کل کی ملاقات کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ خوشائند بات ہے, کیونکہ پاکستان ایک آلریڈی بحرانوں سے گزر رہا ہے, اور پاکستان کے بحرانوں کا حل اسی چیز میں ہے کہ پاکستان کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اگر ان کی لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھے گی, اگر اپنے مسائل کو ڈسکس کرے گی, ان مسائل کا حل نکالے گی, تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. اس کو ہم کیوں نیگیٹو لائٹ میں لے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی طوفان آنے, اگر طوفان آنے والا ہوتا نمرہ تو اس وقت پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ چکی ہوتی. یہ بات, اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہے, پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے تمام کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ فائز ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ جو پاور شیئرنگ وہ تھا, فارمولا تھا, اس کے اوپر اس کے تحت سارا کچھ چل رہا ہے. یہ چھوٹی موٹے ہیکپس آتے رہتے ہیں, اور اچھا ہوتا ہے ان کو بات کر کے حل کر لینا چاہیے تاکہ حکومت کی اسموتھ رننگ کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ بیرسٹر سیف نے آج ایک بار پھر سے حکومت سے درخواست کی کہ ہمارے ٹی او آرز کو کنسیڈر کر کے فوری طور پہ بغیر کوئی ڈیلے کیے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کو افغانستان بھیجنا چاہیے, سیکیورٹی کے جو مسائل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیش نظر. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اب ہوا اس کے بعد کوئی ڈیلیگیشن؟ سوری میڈم, آپ کی آواز کافی کٹ رہی تھی, مجھے میڈم کی بھی کا جواب بھی سمجھ نہیں آیا, لیکن اگر آپ سوال ایک دفعہ ریپیٹ کر سکیں. میں نے کہا بیرسٹر سیف صاحب نے آج ایک بار پھر سے وفاقی حکومت سے کہا کہ ہمارے ٹی او آرز کو کنسیڈر کیا جائے, ڈیلیگیشنز کو وداؤٹ اینی ڈیلے ان کو افغانستان بھیجنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی ڈیلیگیشن جانے کی پوزیشن میں ہے پاکستان کی طرف سے؟ مجھے پھر سے آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا, لیکن مجھے لگا کہ افغانستان کے بارے میں ہے تو میں اتنی سی گزارش کروں آپ کی اجازت سے جی پلیز, کہ پاکستان اور افغانستان کے اندر جنگ نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ افغانستان کے حق میں ہے. ہم نے 20 سال 25 سال یہ جنگ لڑ کے دیکھ لی. اس طرف مرنے والے بھی ہمارے افغان بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, ایک ہی ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کے ایریاز ہیں جو وہی زبان بولتے ہیں جو وہاں بولی جاتی ہے, ہماری ڈیپ روٹڈ فیملیل دیگر ٹائز ہیں, اور جو اس طرف شہید ہوتے ہیں اس طرف کی سپانسرڈ دہشت گردی کے اندر وہ بھی ایک ہی لوگ ہیں. جب دنیا ہمیں دیکھتی ہے وہ ایک ہی طرح کے لوگوں کو دیکھتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ کے افغانستان کے ساتھ, ہمارے آلریڈی بارڈرز پہ بہت ساری کشیدگیاں ہیں, ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے وہ ہمیشہ سے ہی ایک دشمن وہاں پہ مسلح اور لیس رہا ہے, لیکن ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر جو دونوں ممالک ہیں, خواہ افغانستان ہو یا ایران ہو, یہ ہمارے برادر ممالک ہیں. ہمیں ان سے
जो भी करके बातचीत के थ्रू कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। भाई अगर आपस में लड़ेंगे इस खित्ते के अंदर, मुसलमान भाई, ऐसे लोग जिनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स अलाइंड हैं, अफगानिस्तान का भी, ईरान का भी, पाकिस्तान का भी, अमेरिका के साथ एक नेचुरल अलायंस नहीं है, वो उनका अलायंस भारत के साथ है, मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक के साथ है। हमारा नेचुरल अलायंस चीन के साथ है। इस खित्ते के अंदर अपना एक रीजनल अलायंस करने की जरूरत है। इसके अंदर अगर लड़ाई ना हो, बातचीत से, आपको भेजें, मुझे भेजें, मैडम को भेजें, किसी और को भेजें, सब चल के मिल के बात कर लें, उनको बुला लें। अगर ये बातचीत से कहीं मसला सॉल्व हो तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और या अफगानिस्तान या ईरान, इनमें से किसी के लिए भी बेहतर है कि हम आपस में कशीदगी और लड़ाई करें, कशीदगी पैदा करें और लड़ाई करें। जो भी तरीका हो बात करने का, जो भी तरीका हो बात करके इस मसले को सॉल्व करने का, मेरा ख्याल है वो कर लेना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती मैं जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मजीद रहते हैं जिन पे बात होती है। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। आमना, आपकी तरफ आऊंगी। बैरिस्टर सैफ साहब ने आज कहा कि हम तो फौरी तौर पे डेलीगेशन भेजना चाहते हैं अफगानिस्तान। हुकूमत को कोई डिले नहीं करना चाहिए। सो हुकूमत क्यों डिले कर रही है? जो केपी गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, जो टीओआर पेश किए गए थे, क्या हुकूमत के पास उससे कोई बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए नम्रा, अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत हैवी हार्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है। एक तो पहली बात ये कि मैं साथ साहब ने जो कुछ कहा उसके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ, और ये जंग जो है और ये मसाइल जो हैं, ये किसी भी, ये मैं हैवी हार्ट के साथ नहीं कह रही कि मैं उनके साथ एग्री करती हूँ, ये मैं खुश दिली से उनकी बात के साथ एग्री कर रही हूँ कि ये जंग जो है ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और हमारे पाकिस्तानी बहन भाई भी इससे सफर करते हैं, हमारे अफगान बहन भाई भी इससे सफर करते हैं। और मैं तो इससे भी एक स्टेप आगे जाके कहूंगी कि ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी बड़ा गलत है। कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई भी ये डिजर्व नहीं करता जिस तरह की ये रेस्टलेसनेस इस एरिया में है। लेकिन जहां तक बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट की बात है, तो वो दुखी दिल से ये कहना पड़ रहा है कि केपी गवर्नमेंट जो है, जो कुछ उसका रोल रहा है अभी तक, और जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशंस को हैंडल किया, कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा जी हमने मुआहिदा कर लिया है, सब अच्छा है, सब सेटलमेंट हो गई है, सब कुछ हो गया है। वो मुआहिदा मेरा ख्याल है 24 घंटे भी नहीं सस्टेन कर पाया। आपका अपना सवाल था आपके अपने शो में कि जी 24 घंटे से पहले मुआहिदा टूट गया और दोबारा अटैक हो गया। सो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की इस वक्त मेरा ख्याल है, क्योंकि गवर्नमेंट पे इस कदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज की, और गवर्नमेंट के ऊपर सारी ऑल आइज ऑन देम वाली सिचुएशन है, सारे सवाल जवाब गवर्नमेंट से इस वक्त पूछे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट बेचारी क्या करे और किस तरह से, किस हालात में केपी गवर्नमेंट को ट्रस्ट करे, तहरीक इंसाफ को ट्रस्ट करे, ये कोई लेट्स से कि तहरीक इंसाफ को ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन ये स्टेट के लेवल पे जाके एक सिक्योरिटी कंसर्न आ जाते हैं, तो हुकूमत को मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं उसी पे कुछ और कर लेना चाहिए ना। लेट्स फॉरगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं इसी बात पे आ रही हूँ कि देखिए तहरीक इंसाफ के साथ भी गवर्नमेंट का कोई पर्सनल वो तनाव नहीं है। तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट 100 दफा इस चीज की ऑफर कर चुकी है कि जी आपको खित्ते में अमन की बहाली के लिए जो जो रिसोर्सेज, जो जो सपोर्ट चाहिए होगी, हम वो प्रोवाइड करेंगे। और इसके ऊपर हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो भी, और इसके ऊपर वजीर आजम भी कैबिनेट मीटिंग्स में भी बयान दे चुके हैं और टीवी पे भी बता चुके हैं कि हमारा ये फास्ट प्रायोरिटी है इस मसले को हल करना। इसके ऊपर जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस पे बातचीत चल रही है, और इसका बेहतर हल गवर्नमेंट निकालेगी और डेफिनेटली केपी गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेके निकालेगी। मैं केपी गवर्नमेंट से और बैरिस्टर सैफ जैसे और लोगों से इस वक्त ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे बहन भाइयों की जाने जा रही हैं, इसके ऊपर सियासत ना करें, इस पे पॉइंट स्कोरिंग ना करें। आपके साथ हुकूमत राब्ते में है, आपके साथ इंटीरियर मिनिस्टर राब्ते में है, वो आपको विजिट करके आमना, हुकूमत क्या कोई डेलीगेशन वगैरह भेजने के बारे में सोच रही है? देखिए गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी मुशावरत कर रही है। जो प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, तमाम लोगों की मुशावरत के साथ एक लाए अमल बनाया जाएगा और वो केपी गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेके बनाया जाएगा और उनके साथ मिल के किया जाएगा। साथ साथ कुछ सेकंड में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस पे सियासत ना करें, लोगों की जिंदगियों पे सियासत ना करें। ठीक है साथ साहब, एक चंद सेकंड में अगर आप मुझे बता सके कि जिस तरह से अभी हो रही है किलिंग्स, जिस तरह से अभी जो मामला हो रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, हकारी साहब को टारगेट किया गया, उसके अलावा दीगर रहनुमाओं को भी आज भी एक हादसा पेश आया, तो उसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि डेलीगेशन भेजेगा?
देखिए, मैं तो कम से कम इस बात पे यकीन रखता हूँ, माजरतन जस्ट चंद सेकंड्स में, मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि दोनों तरफ बहुत सा खून बहा है। हमारी बहुत से नुकसानात हुए हैं, इससे हमसे बेहतर कौन जानता है। हमने तो इतनी शहादतें दी हैं जितनी किसी और तीसरे मुल्क ने नहीं दी जिसमें जंग हो रही हो, और अफगानिस्तान जिसमें एक्चुअली जंग हो रही थी पिछले 20-25 साल से, उसने भी बड़ी शहादतें दी हैं हमें। और लेकिन ये तमाम लोग हमारे हैं, उस तरफ भी हमारे भाई हैं, इस तरफ भी हमारे भाई हैं। हमें कोई तरीका ढूंढ के इस शहादत उस शहादत को पीछे छोड़ते हुए, या 1 मिनट के लिए इसके गिले पीछे रखते हुए कोई तरीका ढूंढना चाहिए कि माजी में जो शहादतें हो गई उनका तो कोई मदावा किया जाएगा, लेकिन आइंदा कल के लिए हम आपस में बातचीत से मसला सॉल्व करेंगे। एक की बंदूक और दूसरे का गोला, एक का जहाज और दूसरे का टैंक जो है वो इस मसले को सॉल्व नहीं करेगा। हम बातचीत से सॉल्व करेंगे रिगार्डलेस ऑफ के माजी में क्या हुआ। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए साथ साथ, सो गजा की अगर सूरत हाल कुछ अल्फाज में बयान करूं, जो सीज फायर का फेज 1 था वो खत्म हो चुका। अब इसराइल की जानिब से जो अमेरिका ने तजवीज दी थी कि सीज फायर का सेकंड फेज जो है उसमें एंटर हो जाना चाहिए, उसको पहले कबूल किया गया इसराइल की जानिब से, फिर यू टर्न लिया और आज गजा में जो इमदादी सामान की तरसील थी उसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। तो आपको क्या लगता है अभी इसराइल क्या करने जा रहा है? और दूसरी तरफ प्लीज कुछ अल्फाज में इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि सदर ट्रंप की जो कैंप है नेटो से मुतालिक, अब उसे निकलने की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं। सो ये कमेंट ऑन दीज 2 थिंग्स। देखिए, अमेरिका के इस विड्रॉल के बाद या अमेरिका के यूक्रेन के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू के बाद तो अब नेटो इफेक्टिवली एक डिफंक्ट सी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। जब तक यूरोप अपनी फंडिंग, अपना इक्विपमेंट, अपना मिलिट्री पावर खुद रेज नहीं करता, जिसमें उसको हो सकता है 10, 15, 20 साल लग जाएं, तो नेटो तो इफेक्टिवली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कोई ऐसी पावर नहीं है जो एग्जिस्ट करती है। पहले भी वैसे माजी के अंदर भी नेटो ने ना कोई जंग लड़ी, ना कोई जंग रोकी, ना कोई जंग जीती, ना कोई जंग हारी। तो मेरा नहीं ख्याल कि नेटो अब कोई एग्जिस्ट करती है। जहां तक ये फलस्तीन वाली बात है, देखिए हम सब के खून इसके अंदर, हम सब के दिल इसमें खून रोते हैं। हमें बतौर पाकिस्तान, एक मुसलमान मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसकी मुसलमान ममालिक में इतनी बड़ी फौज है, जो न्यूक्लियर पावर है, जिसकी एबिलिटी है बहुत से दीगर ममालिक को, मुसलमानों को हेल्प करने की, हमें खास तौर पे अपने आस्तीन में झांक के थोड़ा सा, अपने गिरबान में झांक के थोड़ा सा देखना चाहिए और पूछना चाहिए खुद से कि क्या वजह है कि हमारे और दीगर तमाम पावर्स के होते हुए भी फलस्तीन के अंदर इस तरह की बर्बरियत सहूनी ताकतें कर सकती हैं, और हम अगर आपस में अफगानिस्तान से और ईरान से और दीगर से लड़ते रहेंगे तो फिर यही फ्यूचर होगा। फिर हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं, फिर तो हम सिर्फ आपस में लड़ते रहेंगे। 30 सेकंड्स में अगर आप इसका जवाब देना चाहें। नम्रा, देखिए, आई थिंक साद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात पे रोशनी डाली, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। मुझे याद है कि एक जमाना था जिस वक्त ट्रम्प की जब कैंपेन चल रही थी, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जी वो एंटी वॉर कैंपेन चला रहे हैं, एंटी वॉर कैंपेन चला रहे हैं। और जिस तरह का उन्होंने यू टर्न लिया, और जिस तरह से अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि उन्होंने वो ज़ेलेंस्की के साथ जो है वो किया, जो प्रेस टॉक करने की कोशिश की, मैं तो उसको प्रेस टॉक भी नहीं कह सकती हूँ, कि जिस तरीके से उन्होंने उनसे बात की और जिस तरह के कमेंट्स किए, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो किसी को डिसरिस्पेक्ट करने से ज्यादा कुछ था। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और जहां तक फलस्तीन की सिचुएशन की बात है, तो वो आज हो या वो आज से कई साल पहले हो, जिस तरह हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई मर रहे हैं, जिस तरह लोगों पे जुल्म हो रहा है, जिस तरह बच्चे मर रहे हैं भूखे, दवाइयों के बगैर। और आज आपने जैसे कहा, जो अभी ये रीसेंट अपडेट आई है, जो अभी रीसेंट अपडेट आई है, आपने बताया कि वहाँ पे इमदादी सामान की जो तरसील है उसको रोका गया, वो भी रोक दिया, उसको भी रोक दिया गया है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है और हम इसकी बड़ी शिद्दत से। मैडम, आप हुकूमत हैं, कुछ से बात करें थोड़े से अपनी पार्टी में कि थोड़ा तो फलस्तीनियों की हेल्प करें हम। चलें, ठीक है साहब, वक्त खत्म हो गया कि हुकूमत इस चीज पे फलस्तीन के साथ खड़ी है पाकिस्तान। ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मकसद के साथ मुझे क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।